बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम जो है नेक्स्ट 17 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं और 17 लेक्चर के अंदर हम जो है बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं शेल और सब शेल के बारे में। बच्चों, थोड़ा सा हम इस पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं और फिर हम इनकी शेप के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं, शेल एंड सब शेल। सबसे पहले शेल क्या चीज़ है? बच्चों, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं शेल क्या चीज़ है। बेसिकली हम कहते हैं सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। यानी इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे करते हैं, सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus is called शेल। बच्चों, शेल को आपको पता है ऑर्बिट भी कहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे शेल्स हमारे पास हैं, या इनको एक और नाम भी दिया जाता है, ऑर्बिट। अगर मैं आपसे कहूँ कि शेल क्या हैं, तो हम कहते हैं कि शेल जो है उनको हम डिनोट करते हैं KLMN। ये आपके पास शेल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल करके अगर हम देखें तो KLMN शेल है। और जो एक शेल होता है बच्चों, उसके अंदर सब शेल भी मौजूद होते हैं। पता है, एक शेल के अंदर सब शेल भी मौजूद होते हैं। ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म होती है। शेल, सब शेल के साथ कभी कभी ऑर्बिटल भी होता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जब हम एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जाते हैं, कहीं पे एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं, नेस्ट UET, प्यास या UHS का, तो वहाँ हमारे से मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको भी आपने ज़रा फोकस करना है कि ये चीज़ क्या है। तो हमें इतना तो पता है कि जो बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको हम शेल्स बोलते हैं या शेल बोलेंगे। जैसे K शेल है, L है, M है, N है। और जो ये शेल होते हैं ये बेसिकली सब शेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। एक शेल जो है वो मुख्तलिफ सब शेल से मिलकर बनता है। जैसे आपको पता है जो K शेल है, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ एक सब शेल मौजूद होता है, S। इसलिए हम कहते हैं K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फार्मूला शेल का हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। 2n² से भी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन निकालें तो बच्चों हमें पता है कि इसके n की वैल्यू 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ये हम 2n² का फार्मूला भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसी तरीके से L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? क्योंकि उसमें 2 सब शेल होते हैं, S और P होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट M शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल हैं? S, P, D होते हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो N शेल है उसके अंदर कौन कौन से सब शेल होते हैं? S होता है, P होता है, D होगा और F होगा। जैसे अभी मैं कहूँ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं L शेल में? लास्ट टाइम आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो आप कहते हैं S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस शेल के अंदर। इसी तरीके से S में 2 आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और D में 10 आते हैं। इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरीके से N जो शेल है उसके अंदर हम कहते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। टोटल आप इनको करें तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो एक चीज़ हमें पता चली कि न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको शेल कहते हैं या उनको ऑर्बिट कहते हैं, और उनको डिनोट करते हैं KLMN से। और फिर जो हमारे पास ये शेल का फिलिंग का फार्मूला है, जो हमने पिछले क्वांटम नंबर्स के अंदर पढ़ा है बच्चों, 2n² है। उस लिहाज से हमें ये पता चला कि एक जो शेल होता है उसके अंदर सब शेल भी होते हैं, और उसमें जैसे S, P, D, F जो हमारे पास हैं ये सब शेल कहलाते हैं और ये शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आते हैं जो है सब शेल क्या चीज़ है। सब शेल्स बच्चों, इनके लिए आमतौर पर साथ आपने देखा होगा ये भी लिखा होता है ऑर्बिटल्स, लेकिन ये
ठीक है, ऑर्बिटल का वर्ड मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन बच्चों ये बाज़ दफ़ा जब एंट्री में हम जाते हैं तो ये ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे उसके डीजनरेट ऑर्बिटल की बात होती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि P जो है उसके ऑर्बिटल कितने हैं, तो आप कहेंगे 3, Px, Py, Pz। D जो सब शेल है उसके ऑर्बिटल कितने हैं, जिनको आप डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हो, जिनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहते हो उसके 5 हैं, जो कि आगे हमने पढ़ने हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो मैं आपसे कहता हूँ सब शेल की डेफिनेशन क्या है। आप कहते हैं रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, या इज कॉल्ड, आपके पास आ जाएगा सब शेल। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हम सब शेल का नाम देंगे। और आपके पास सब शेल मुख्तलिफ हैं। इसमें आपको याद रखें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 95% चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे मैं आपसे कहूँ सब शेल कौन कौन से हैं, तो आप कहते हैं S, P, D और F, ये आपके पास सब शेल कहलाते हैं। अब हमें इतना पता है कि सब शेल के अंदर फिलिंग का फार्मूला भी हम पढ़ आए हैं पिछले क्वांटम नंबर में, और उसमें सब शेल के अंदर फिलिंग का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 × 2l+1। L इसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इससे हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। जो हमारे पास एक बेसिकली सब शेल होता है, जैसे S है, इसके अंदर सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, यानी ये अकेला होता है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, जिनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है, Px, Py, Pz। इसी तरीके से हमारे पास जो D सब शेल है, इसके अंदर कौन से डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, इसमें 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनकी हम शेप भी अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास F के अंदर कितने आपके पास हैं, तो F के पास जो F के अंदर ऑर्बिटल हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, वो 7 हैं। तो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डीजनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। बच्चों एक दफ़ा मतलब ये है कि इंट्री टेस्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि एल शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि वहाँ पे तो ये चांस नज़र नहीं आ रहा कि इसमें 2 हैं। बच्चों इसमें ऑर्बिटल 4 होते हैं। एल शेल के अंदर ऑर्बिटल 4 कैसे मैंने कह दिया बच्चों, एस के अंदर एक ऑर्बिटल इसका होता है, इसके 3 पड़े हुए हैं, Px, Py, Pz, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए। तो इस तरह के जब आप लोग FSC कर लोगे तो एंट्रेंस टेस्ट में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपने इसको इतना फोकस करना है कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाएं। शेल की डेफिनेशन आनी चाहिए, शेल कौन कौन से हैं पहचान होनी चाहिए, फिलिंग का फार्मूला पता हो, इसी तरीके से ऑर्बिटल क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन पता हो, ऑर्बिटल के नाम पता हो, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम इनकी शेप की बात करने जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ाने जा रहा हूँ या चीज़ें बताने जा रहा हूँ, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों अब ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल के दरमियान जो खाली जगह मौजूद होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उसको नोड भी लोग पढ़ते हैं, नोडल प्लेन भी पढ़ते हैं, उसको नोड भी पढ़ते हैं और नोडल प्लेन भी पढ़ते हैं। जैसे सपोज़ करें बच्चों, अगर मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल को शुरू करने से पहले अगर ये न्यूक्लियस है, ये मुख्तलिफ शेल बना दूं, या आप समझ लें S ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, इनके दरमियान जो खाली जगह मौजूद है ये वाली या यहाँ ये वाली, इन प्लेसेस को मैं नोडल प्लेन कहूँगा या नोडल सरफेस कहूँगा या नोड कहूँगा। ये नोडल प्लेन भी कहलाती हैं, नोडल सरफेस भी कहलाती हैं और नोड भी कहलाती हैं। इसलिए आप इसको नोडल प्लेन कहें या नोड कहें या नोडल सरफेस कहें, लेकिन याद रखें, मैं अगर आपसे कहूँ नोडल प्लेन को डिफ़ाइन कर दो यार बच्चों, क्या होता है? आप कहते हैं
रीजन वेयर देयर इज़ ज़ीरो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन या नोड्स, यानी वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, उस जगह को हम नोड कहते हैं या नोडल प्लेन कहते हैं। तो बच्चों हम टॉपिक पे आ रहे थे शेप ऑफ ऑर्बिटल। हमारे पास जो है वो 4 ऑर्बिटल हैं, हम उनकी बात करने लगे हैं। एक सब शेल पहले वाला डिस्कस करने लगा हूँ, एस ऑर्बिटल या एस सब शेल। इसको सब शेल कहना ज़्यादा मुनासिब होता है। ऑर्बिटल का वर्ड जब यूज़ हो तो बच्चों ये ज़हन में आ जाए कि पी एक्स पी वाई पी जेड की भी बात हो रही है साथ। उसमें अगर मैं आपसे कहता हूँ इस बताएं जी इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इट इज़ डिनोटेड बाय स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होती है इसकी, स्फेरिकल शेप होगी इसकी। अच्छा, स्फेरिकल शेप को हम बनाते सर्कल से हैं बच्चों, लेकिन ये सर्कल नहीं होता क्योंकि सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। ये आप समझ लें एक जो टेनिस बॉल है या एक फुटबॉल है, इस तरह की शक्ल होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो इसलिए जब हम इसकी शेप बना रहे होते हैं तो हम सर्कल से ड्रा कर रहे होते हैं ऐसे करके। जैसे ये मैं कहूँ 1s की शेप है तो इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूँ तो ये 2s की शेप है। अगर मैं इससे बड़ा साइज़ कर दूँ, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है तो आपको पता है इसका साइज़ बड़ा है, तो ये 1s की शेप है, ये 2s ऑर्बिटल की शेप है, और ये हमारे पास 3s ऑर्बिटल की शेप है। इसको सब शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होते। ये मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होता, ये अकेला होता है, इसकी सिंगल डिफ्लेक्शन होती है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है मुझसे, वो क्लियर है, उसके अंदर आपने ये डिस्कस किया है। तो देखो n बढ़ने से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, और बेसिकली n के नंबर बढ़ने से इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, शेप हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट p ऑर्बिटल की हम बात करते हैं। p ऑर्बिटल्स बच्चों, p सब शेल जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो एक तो है कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 px में होते हैं, 2 py में होते हैं और 2 pz में होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में ES लिखा होता है, कहीं सिर्फ E लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन होता है, और ES के ऊपर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है बच्चों, शॉर्टकट लिखने का तरीका है। तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसकी नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं? नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, इट हैज़ 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। इट हैज़ 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। 3 इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको सिंपल ऑर्बिटल भी कहा जाता है, जिसमें आपको पता है दैट इज़ करके हम लिख सकते हैं px होता है, py होता है और pz होता है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसके मैक्सिमम 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, 2 px में होते हैं, 2 py में होते हैं, 2 pz में आते हैं। इसकी शेप किस तरह की होती है? इट हैज़ डम्बल शेप। इसकी जो शेप होगी वो डम्बल होगी, ये डम्बल शेप का होता है जी। ये जो हम डंबल उठाने वाले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये डंबल शेप का होता है। अब मैं इनकी शेप बनाने जा रहा हूँ। असल में तो टारगेट हमारा शेप की तरफ का है कि इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं मैक्सिमम, इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, इसकी डंबल शेप है। अब इसकी शेप मैं ड्रा करता हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस। बच्चों किसी डायरेक्शन में भी आप ड्रा कर सकते हैं, चाहे बुक के स्टाइल से करें या आप किसी भी डायरेक्शन में करें, लेकिन ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं बुक को ही कॉपी करूं तो बच्चों कुछ ऐसे ही आपको एक्सेस नज़र आ रहे हैं। आपको पता है इन सब में 90 का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सेस हैं जी। वैसे इसको समझाने के लिए ये कह दूं कि ये एक्स एक्सेस है, सपोज करें ये एक्स एक्सेस है, मैं इसको ज़हन में रखना क्योंकि आगे मैंने शेप बनानी है। मैंने ब्लू मार्कर को एक्स एक्सेस कहा हुआ है, रेड को वाई एक्सेस कहा हुआ है और इस ब्लैक को जेड एक्सेस कहा हुआ है। ये आपस में ऐसे हैं एक्स वाई जेड एक्सेस,
परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि मुझे शेप बनाने में इस जगह नहीं, डी में काफ़ी हेल्प होगी। एक्स एक्सिस ब्लू वाला है, रेड वाला आपके पास वाई एक्सिस है, और ब्लैक वाला जो है वो जेड एक्सिस है। इसके मुताबिक ही मैं अरेंज करता जाऊँगा। अब बच्चों मैं आपसे कहता हूँ मुझे डी एक्स वाई की शेप बना, जो मुझे पी एक्स की शेप बना दो। अगर आपने इसको एक्स एक्सिस कहा हुआ है, इसको वाई एक्सिस कहा हुआ है, इसको जेड एक्सिस कहा हुआ है, तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर डंबल शेप एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास पी एक्स की होगी। जैसे मैं ये एक्स एक्सिस पे डंबल शेप बनाने जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो पी एक्स की शेप होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ पी वाई की शेप बनाएं बच्चों, तो पी वाई की शेप जब आप बनाओगे तो हम पी वाई की शेप बनाने के लिए फिर 3 एक्सेस ऐसे बना लेते हैं। 3 एक्सेस उसी तरीके से मैंने अरेंज कर लिए। ये 3 एक्सेस जब हम उसी तरीके से इसमें अरेंज करते हैं, अब आपके पास इसको आपने एक्स एक्सेस लिखा हुआ है, इसको आपने वाई एक्सेस लिखा हुआ है, इसको आपने जेड एक्सेस लिखा हुआ है। तो अब आपने शेप बनानी है पी वाई की, तो कौन से एक्सेस पे डंबल शेप बना दें? वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे हम इसकी डंबल शेप बनाते हैं बच्चों। वाई एक्सेस पे इसकी डंबल शेप बना दी, ये वाई एक्सेस पे इसकी डंबल शेप बना दी। अगर मुझे कहा जाता है पी जेड की शेप क्या होती है? डंबल होती है जी, और वो भी कौन से एक्सेस पे होगी? पी जेड की जेड एक्सेस पे होगी। ये मैंने एक्सेस उसी तरीके से बच्चों ड्रा कर दिए, ये बन गए एक्स वाई जेड एक्सेस। जहाँ पे एक दफ़ा एक्सेस जैसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही करेंगे। कोई बच्चा इसको वाई लिख देता है, इसको जेड लिख देता है, इसको एक्स लिख देता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो एक ही डायग्राम में फिर एक जैसे बनाए। ठीक है। अब हमारे पास जब इसके अंदर हम आते हैं तो बच्चों इसके अंदर हमने शेप जो बनानी है जेड एक्सिस की, पी जेड की, तो पी जेड की शेप के लिए आप इसको जेड एक्सिस पे डंबल शेप ड्रा कर दें। तो ये जेड एक्सिस पे मैंने इसकी डंबल शेप ड्रा कर दी। ये तो आ गई जी आपके पास पी आर्बिटल। अब सबसे तंग जो करता है बच्चों को वो है जी डी आर्बिटल, और ये किताब में भी अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर हम लोग आपस में टीचर भी जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सर कैसे बने। तो हम इसका मैं आपको एक बड़ी आसान सी टेक्निक बताने जा रहा हूँ बच्चों, डी आर्बिटल की शेप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आप कैसे ग्रिप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको जब ड्रा करें तो एक्सेस बनाते वक्त लेड पेंसिल यूज़ करें। आप देखेंगे बहुत अच्छे, बुक से भी अच्छी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैं डी की बात करने लगा हूँ बच्चों, डी आर्बिटल्स। आपको पता है डी जो है सब शेल जो है इसके आर्बिटल 5 होते हैं। 5 की शेप बनाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो वैसे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमें पता है इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम। हर आर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा, रूल पढ़ाऊँगा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसलिए डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर बच्चों इसके नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल्स कितने होते हैं? डी जनरेट आर्बिटल्स, इसके नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल, जिनको हम बाज़ केसेस में सिंपल आर्बिटल लिखा जाता है, इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके 5 होते हैं। 5 डी जनरेट आर्बिटल्स होते हैं जिनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हमें पता है कि डी के 5 डी जनरेट आर्बिटल क्या होते हैं। एक को हम डी एक्स वाई लिखते हैं, एक को डी वाई जेड लिखते हैं, एक को डी एक्स जेड लिखते हैं, एक को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं, और एक को हम डी जेड स्क्वायर लिखते हैं। ये 5 होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप के लिए मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ लिख रही हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो डबल डंबल लिख देगा। अपनी किताब पढ़े हो फेडरल की तो इसमें सासेज लिख देगा। एंट्री टेस्ट में जाओगे तो इसको सीजर लाइक लिख देगा। तो बच्चों इसकी मुख्तलिफ शेप हैं। इसको सीजर लाइक भी कहता है, इसको डबल डंबल भी कहता है, इसको सासेज भी कहता है। तो मैं आपकी बुक को ही यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो शेप होती है वो सासेज होती है जी। ठीक है, सासेज इसकी शेप होगी। नहीं तो अदरवाइज़ मैं डबल डंबल भी लिख सकता हूँ, सीजर लाइक कैंची की तरह की शेप भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसकी शेप ड्रा करने जा रहा हूँ बच्चों। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई। मैंने कहा बच्चों इसको आपने ब्लू मार्कर को एक्स एक्सिस कहना है, रेड को वाई एक्सिस कहना है। ये देखो आपस में ऐसे पड़े हैं, ये ज़हन में रहे 90 का एंगल। और ब्लैक मार्कर को आपने बच्चों जेड एक्सिस कहना है। अब मैं शेप ड्रा करूँगा, उधर शेप ड्रा करूँगा क्योंकि सारी एक जैसी नज़र आएंगी, लेकिन आपने इधर फोकस करना होगा। तो बच्चों मैं पहले 5 की एक्सेस बना लेता हूँ। 5 के जब मैं एक्सेस बनाऊंगा तो 5 के एक्सेस हम एक जैसे कोशिश करते हैं। आप स्केल यूज़ करके बच्चों अच्छे से बना सकते हैं।
ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन पांचों के एक्सेस बना लूँ पहले। ये सबसे पहला काम कर लेना है और कोशिश करनी है कि एक जैसे साइज़ ही बन जाए तो और अच्छी बात है। ये बना दिए 5, मैं पहले एक्सेस ऐसे करके अरेंज कर देता हूँ। अब इन सब के ऊपर मैं एक्सेस लिख देता हूँ बच्चों, सब के ऊपर एक्सेस लिख देता हूँ। सब के ऊपर एक्सेस लिखने के लिए मैं इसको कह देता हूँ एक्स एक्सेस, इसको कह देता हूँ वाई एक्सेस, इसको कह देता हूँ जेड। अब सबकी यही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। इधर आएगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, सबके एक्सेस बना दें, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, एक्स वाई और जेड एक्सेस। अब मैंने सबसे पहले शेप बनानी है जी डी एक्स वाई की। अच्छा बच्चों, जिनके ऊपर स्केयर नहीं है ना, वो बिटवीन द एक्सेस होते हैं। बिटवीन द एक्सेस का क्या मुराद है बच्चों? मैंने इसको क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ब्लू मार्कर को मैंने कहा था एक्स एक्सेस, इसको क्या कहा था वाई एक्सेस। तो बिटवीन द एक्सेस क्या हुआ? बिटवीन द एक्सेस का मतलब ये हुआ कि इन दोनों जो एक्स और वाई है, इनके सेंटर की बात हो रही है। ये जो जिनके ऊपर स्केयर नहीं आता वो बिटवीन द एक्सेस लाए करते हैं, और जिनके ऊपर स्केयर आता है वो एक्सेस के ऊपर लाए करते हैं। इसका मतलब है ये जो दो हैं ये बिल्कुल एक्सेस के ऊपर बनेंगे, और ये दो, ये एक्स और वाई के दरमियान बनेगा, ये वाई और जेड के दरमियान बनेगा, ये एक्स और जेड के दरमियान बनेगा, ये एक्स एक्सेस के ऊपर बनेगा, वाई एक्सेस पे बनेगा, और ये इसके दोनों लूप जेड एक्सेस पे बनेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे डी वाई जेड की शेप बनानी है बच्चों, डी एक्स जेड की शेप बनानी है। तो जब मैं डी एक्स जेड की शेप बनाऊंगा तो बच्चों मुझे बिटवीन द एक्सेस अब बनाना वहाँ मुश्किल है, इसलिए आप जेड एक्सेस को गायब कर दें। इसका बेहतरीन तरीका है कि लेड पेंसिल से आपने इनको ड्रा किया था, आप इसको यहाँ से पहले एक्सेस बना लें, फिर जिस एक्सेस पे नहीं बनाना उसको गायब कर दें, बिटवीन द एक्सेस आप ड्रा करना है। ज़रा बिटवीन द एक्सेस एक्स और वाई के दरमियान लगाना है। तो बच्चों एक्स और वाई के दरमियान लगाने का मतलब है, ये बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है कि उस एक्सेस के ऊपर आ रहा है, जबकि ये उस एक्सेस के ऊपर नहीं आएगा। दो लूप बनाने हैं, डबल डबल होते हैं, ये बन गया। अब इसका एक्सेस वापस ड्रा कर दें, इसका एक्सेस वापस हम ड्रा करें तो बच्चों ये एक्सेस इसका वापस इसी तरीके से मैंने ड्रा कर दिया। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये जेड एक्सेस पे है। बच्चों आप ज़रा इधर फोकस करें, ये कौन सा एक्सेस था? ये एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस था। तो वाई आपने जो लूप बनाया बच्चों, वो इन जो हमारे पास है ये आपका लूप एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, जबकि ये जेड एक्सेस तो ऐसे ऊपर लगा हुआ है, ये जेड एक्सेस तो ऊपर की तरफ है। एक लूप इधर आया, एक लूप इसके सेंटर में आया, तो ये आपका ऊपर है। इस वाइट बोर्ड पे आप समझ लो ये थोड़ा सा ऐसे पंखा जैसा है, 4 पैरों वाला पंखा मैं ले लूँ, उसको सीधा पकड़ दूँ ऐसे, उसके एक पार ऐसे है, एक पार ऐसे है, तो वाई एक्सेस उसके बिल्कुल ऊपर है, इसलिए ये जो जेड एक्सेस उसके ऊपर है, इसलिए जेड एक्सेस के ऊपर नहीं आ रहा ये। अच्छा, नेक्स्ट शक्ल मैंने बनानी है और डी वाई जेड की बनानी है बच्चों। नेक्स्ट शेप अगर मैं डी वाई जेड की बनाऊंगा तो कौन सा एक्सेस मैं गायब करूंगा बच्चों? मुझे एक्स एक्सेस नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है एक्स एक्सेस नज़र नहीं आ रहा, तो इस एक्सेस को गायब करें ज़रा, लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, इसको गायब करें। बिटवीन द एक्सेस इसकी शेप बनाएं। बिटवीन द एक्सेस अगर हम शेप बनाएंगे तो एक शेप, एक डंबल शेप इधर बनेगी, एक डंबल शेप इधर बनेगी। अब इसका एक्सेस वापस ड्रा कर दें। इसका एक्सेस अगर मैं वापस ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास है, ये ऐसे वापस ड्रा कर दिया ये। अब ये कैसे हुआ कि बच्चों ये y और x और y के ये y और z के दरमियान है, y और z के दरमियान बना है। तो कौन सा एक्सेस गायब किया था? x। तो देखो बच्चों ये x एक्सेस था, ये y एक्सेस था और ये z एक्सेस था। तो मैंने कौन सा एक्सेस इसमें से गायब करना था? x एक्सेस गायब करना था। इसका मतलब है ये एक्सेस गायब हो गया। जब ये एक्सेस गायब हो गया तो अब मेरे पास ये लूप एक इधर बना हुआ है, एक लूप इधर बना हुआ है। यानी पहली शक्ल मेरे पास कुछ इस शेप की थी, एक इधर एक इधर। दूसरी शेप मेरे इस तरह नज़र आ रही है, जैसे मैं उस पर को ऐसे उठा लूँ तो ये आपके पास, और एक ये ऐसे है। पहली शेप इस शक्ल में आ रही है, दूसरी शेप इस शक्ल में आ रही है। अच्छा, तीसरी शेप पे आते हैं, और तीसरी शेप हमारे पास है डी एक्स जेड। बच्चों कौन सा एक्सेस गायब है? तो एक हमारे पास z एक्सेस गायब है, इसमें जो एक्सेस गायब है वो हमारे पास है y एक्सेस गायब है। तो y एक्सेस गायब करते हैं। बिटवीन द एक्सेस इसको ड्रा करें, बिटवीन द एक्सेस आएगा तो एक लूप इधर आएगा,
एक लूप आपका इधर आ जाएगा। एक्सेस वापस उसी तरीके से इसका ड्रा कर दें। अगर हम इसका एक्सेस उसी तरीके से वापस ड्रा करते हैं तो ये एक्सेस उसका बन जाएगा। अब ये शक्ल कैसे आई बच्चों, अब मेरे पास इसमें कौन सा एक्सेस गायब है, वाई एक्सेस। इसका मतलब है अब अगली शक्ल, वाई एक्सेस ये था, इसको गायब कर दिया, ये शेप है और जेड एक्सेस इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो दूसरी बार वो चीज़ जो है मुझे ऐसे नज़र आ रही है आप सामने, ऐसे करके। कहने का मतलब यह है कि पहली शक्ल इस डायरेक्शन में थी, 4 लूप ऐसे पड़े हुए थे, दूसरे में 4 लूप ऐसे पड़े हुए थे, तीसरे में आपने चारों लूप मेरे सामने कर दिया ऐसे करके। क्यों कि ये एक्स एक्सेस पड़ा हुआ है, जेड एक्सेस पड़ा हुआ है, वाई एक्सेस जो लगा हुआ है उसके ऊपर ये नहीं आ रहे बल्कि ये फ्रंट से नज़र आ रहे हैं मुझे। अब ये जो मैंने बनाने हैं ये तो बहुत सिंपल बन जाते हैं, इनको तो हर बंदा बना लेता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है लाइन के ऊपर, इसमें आपको एक्सेस गायब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई एक्स एक्सेस के ऊपर डंबल शेप बनाएं और इसी तरीके से वाई एक्सेस के ऊपर डंबल शेप बनाएं, डबल डंबल शेप हो गई, ये बन गई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर बच्चों इसके ऊपर ही आपको पता है दोनों लूप जो है एक ही एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये एक लूप इसके ऊपर लाई कर रहा है और दूसरा लूप भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है। ये दोनों लूप एक ही एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन ये पी से मैच कर रहा है बच्चों। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये डी है या, तो इसके दरमियान एक सर्कल लगाया जाता है जो इसके एस करैक्टर को इंडिकेट करता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर हमारे पास जेड एक्सेस पे डंबल शेप नज़र आए और उसके दरमियान सर्कल आए तो ये किसको डिनोट कर रहा होता है, डी जेड स्क्वायर को डिनोट कर रहा होता है। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल था बच्चों। एफ ऑर्बिटल के बारे में बुक ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल बच्चों, एफ ऑर्बिटल जो हैं आपको पता है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, इसके बारे में बच्चों इसकी शेप क्या होती है, कुछ बुक लिखती हैं कम्प्लेक्स डंबल, कुछ लिखती हैं कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल हमारी बुक ने लिखा हुआ है जी कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड। बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड डंबल शेप होती है। और इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चों, इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल मैंने आपको क्वांटम नंबर में फार्मूला भी पढ़ाया, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल का। इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल 7 होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो हमारे पास टोटल होंगे, वो 7 होंगे। इसी तरीके से इनके नाम बुक में गिवन नहीं है तो हमें भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। तो बच्चों शेप ऑफ ऑर्बिटल का टॉपिक जो है वो एंड होता है। तो आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। तो 2 चीज़ें मैं आपको आज रिकॉल करवाई कि सब शेल क्या होता है, अच्छा शेल क्या होता है, शेल उसके बाद मुख्तलिफ जो सब शेल हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनकी शेप किस तरह की होती हैं, इस तरह की हम बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सीखेंगे और उसकी एनर्जी के रूल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।